हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त मजे कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पेपर अब आने ही वाला है, कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए एक बार प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। जो लास्ट ईयर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार रिवाइज करने से आपके मन में थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस पैटर्न पे आने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में हम लोगों को क्या छोड़ना है और क्या कुछ हमें सॉल्व करना है, ये आप लोगों को थोड़ा टाइमिंग को भी एज्यूम करना है, टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कम टाइमिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस को किस तरीके से अचीव करें, तो ये आप लोग यहाँ पर आज क्लासेज में देखने वाले हो। ठीक है, चलिए तो अपनी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यूमैक्स क्लासेज में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। फिर वही बात, बाधाएं कौरव दल से सब पर तुम कूच करो, अर्जुन से युद्ध बन के उठाओ गांडी और अब की बारिश पेपर की खोपड़ी में छेद करो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। आ जाओ भाई क्लासेज में, फटाफट अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे डाल दीजिए और क्लासेज स्टार्ट कीजिए। ये लीजिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी हो तो समीकरण इस बराबर जीरो प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? क्वेश्चन यहां तक पढ़ने के बाद अब एक बार ऑप्शन पे आओ। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जिसका व्यास जिसकी त्रिज्या, मतलब मुझे यहां पर है फाइनली इसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब रेडियस फाइंड करनी है तो बताओ इसकी रेडियस क्या होने वाली है। इसकी रेडियस हो जाएगी आर बराबर, क्या निकालते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग, है ना, या फिर सेंटर पॉइंट का होल स्क्वायर, इसे तो निकालते हैं। तो क्या बन जाएगा, माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस एफ स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर देना, एंड अंडर रूट ऑफ एंड माइनस सी, क्या आएगा, माइनस सी, ये थोड़ा ब्रैकेट माइनस सी, ये है मेरे पास रेडियस। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट वाली क्वेश्चन कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर अल्सो भी इक्वल टू सी, तो आर बराबर क्या बन जाएगी, ये बना आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और मैं सी की जगह वैल्यू रख दूं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और आगे साइन माइनस का, तो जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बनेगा। तो रेडियस क्या हो गई मेरे पास, जीरो। एक ऐसा सर्कल जनरेट हो रहा है जिसकी त्रिज्या जीरो है, जिसकी रेडियस क्या है, जीरो है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 1/a डैश प्लस 1/bb डैश बराबर जीरो, तब रेखा ये एंड ये होंगे समांतर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पर एंगल निकालना है, एंगल निकालना है, क्योंकि देखो एंगल से रिलेटेड आ रहा है, समकोण आ रहा है, समांतर आ रहा है, लंबवत आ रहा है। समांतर होंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री का पूछ रहा है, लंबवत होगा तो 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए पूछ रहा है। ये कह रहा है कि तब रेखाएं ये और ये दोनों कैसी होने वाली हैं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये बराबर जीरो है। अब कोई समीकरण अगर यदि कोई रेखा मेरे को ऐसे दे दे, एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश बराबर जीरो, अब इसमें अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे के क्या होती है, लंबवत। अगर ऐसा आ जाए, यहां पर देखो एल एल डैश, एल क्या है 1/a, एम क्या है 1/b, तो क्या बन गया 1/a डैश, एल एल डैश ये रहा, प्लस एम क्या है 1/b और एम डैश क्या है 1/b डैश बराबर एन है नहीं, बराबर जीरो। ये 3D वाला है, 2D का अगर यदि करोगे तो एल एल डैश प्लस एम एम डैश बराबर जीरो के। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है भाई परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को, या इसे हम बोलते हैं लंबवत वाली कंडीशन या ऑर्थोगोनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन टू 0 to पाई एंड मोड साइन ऑफ साइन क्यूब एक्स थीटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कैसे इसका इंटीग्रेशन करें। अब एक्चुअली में मोड में है, किसमें, मोड में, तो मोड में से मैं पहले बाहर निकालूं, पहले तो क्या करूं, इसको बाहर निकालूं और बाहर निकालने के बाद इसको मैं क्या करूं, ब्रेक करूं। सुनना बात ध्यान से, मैं 0 से पाई के बीच की बात कर रहा हूं, तो 0 से पाई में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है भाई, पॉजिटिव। 0 से और पाई के बीच क्या साइन नेगेटिव होता है, नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज आल्सो भी पॉजिटिव। तो सुनना बात ध्यान से, साइन क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, मैं 0 से और पाई के बीच में ही वही इंटीग्रेशन कर रहा हूं, कोई चेंजेज नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अगर यदि मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूं कॉस स्क्वायर में, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई साइन थीटा को एज इट इज रखा और इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा लिख दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अब मैं आराम से इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं कि कॉस थीटा को टी मान लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, कुछ ऐसा। लेकिन अब लिमिट भी चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि अब ये इंटीग्रेशन टी में चेंज हो चुका है। जैसे ही मैं टी पुट करूंगा तो लिमिट भी चेंज होगी। जब थीटा बराबर जीरो है, जब थीटा बराबर जीरो है तो टी बराबर क्या बन गया, 1। थीटा बराबर जीरो रख के देखो,
cos 0 बराबर 1, तो t बराबर 1 बना। जब थीटा बराबर पाई है, अब ये मत कहना ये कहां से ले रहे हो, मैं ये लिमिट से ले रहा हूं, जो 0 और पाई है इन्हीं को पुट कर रहा हूं। जब मैंने पाई रखा तो t बराबर मिला मुझे माइनस का 1, क्या मिला माइनस का 1। तो अब मुझे इंटीग्रेशन साइन क्या मिला, इंटीग्रेशन साइन मिला मेरे पास 0 की जगह 1 रखूंगा और पाई की जगह -1 रखूंगा, एंड माइनस साइन थीटा कॉस माइनस साइन थीटा डी थीटा की जगह dt, ये लो माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये तो मैं dt रख दूं इसकी जगह सीधा, ये लो dt हो गया ना, कॉस थीटा की जगह रखा और इसकी जगह मैं dt रख दूंगा, ये लो। अब मैं इसको dt रख रहा हूं, मैंने क्या रख दिया, इस पूरे की जगह माइनस dt रख रहा हूं, ये लो माइनस लगाया और dt लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टी स्क्वायर बन गया भाई, कॉस थीटा की जगह टी रखा, माइनस है, लिमिट चेंज कर दूं, जैसे मैं लिमिट चेंज करूंगा तो -1 से 1 तक 1 माइनस टी स्क्वायर एंड dt बन गया। माइनस साइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। अब आराम से सॉल्व कर लो इसको, तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, t माइनस टी क्यूब अपॉन 3, इसकी लिमिट रखी -1 से 1 तक, लिमिट रखना आप लोगों का काम है, आप लोग इसमें पुट कीजिए 1 माइनस 1 अपॉन 3 एंड माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, यानी कि बन गया अपने पास -2/3 प्लस 2/3 और यहाँ पर प्लस का 2/3 यानी कि 4/3 के बराबर। किसके बराबर बना, 4/3 के बराबर। तो इसका फाइनली आंसर क्या हुआ, 4/3। बिल्कुल मैं कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में थोड़ा सा याद रखें। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है माना f(x) बराबर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ये रहा, और x इज नॉट इक्वल टू π/2 पर। अब सुनो ध्यान से, x इज नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब है कि आप लोग π/2 के इर्द गिर्द ले लो, π/2 प्लस h ले लो या फिर π/2 माइनस h ले लो, इन दोनों पे ले लो। बात किसकी कर रहा है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूस पूछ रहा है, कंटिन्यूस पूछ रहा है, या तो दाईं सीमा देख लो या बाईं सीमा देख लो, है ना, दोनों बराबर आने चाहिए और इस बिंदु पर भी आने चाहिए। कह रहे हैं x बराबर π/2 पर इसकी लैम्बडा जो है ये वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखो अगर यदि मैं इसमें LHS और RHS रखूं तो मुझे कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे इतना सा पता लग रहा है कि अगर यदि f(x) बराबर मुझे यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2x है, जैसे ही मैं इसमें x टेंड्स टू 0 रखूंगा दैट इज इट इज इक्वल टू 0 रखने पर 1/0 इनफाइनाइट रूप बन रहा है, ये लो साइन 0 पर 0 तो 1 माइनस 0/0 अनिधार्य रूप। लेकिन अगर यदि मैं इसको डी हॉस्पिटल रूल लगा दूं तो f(x) क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस cos x बन गया अपॉन 2 बन गया, ये लो। अब आपको बात समझ में आ रही है मैं तुम्हें क्या कराना चाह रहा हूं इसके अंदर। एक्चुअली में इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि मैं इसमें डी हॉस्पिटल रूल क्यों लगा रहा हूं, ताकि मुझे इसमें क्या मिल जाए, इसमें एक सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल, एक बच्चे ने कहा बिल्कुल वैल्यू, हाँ ये माइनस साइन सॉरी, बिल्कुल वैल्यू पुट कर दो। अब रख दो इसमें वैल्यू, π/2 cos π/2 0, cos π/2 0, π/2 रखा, f' π/2 बराबर -0/2 किसके बराबर है, लैम्बडा के, तो लैम्बडा बराबर क्या आया 0, दैट इज दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू बी 0। आप देख सकते हो दोस्तों कितने आराम से इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है कि यदि एक द्विघात दूसरे द्विघात का में से x + 4 हो तो k का मान क्या होगा। अब ये बता दो, में से का मतलब है मिलने वाली संख्या। याद रखने की ट्रिक ध्यान रखना, जब भी आप लोगों को काफी बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ले का मतलब है ले लो सब संख्या और में से का मतलब होता है मिलने वाली संख्या। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंट के लिए हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएम बोलते हैं इनको, लेस है और मेस है। अब ये मेस है दे रखा, मतलब ये दोनों में कॉमन है, x + 4 इज द कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इसमें क्या लिख पाएंगे कि x + 4 बराबर 0 दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात मैं x बराबर -4 अगर यदि मैं रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, k की वैल्यू। x बराबर -4 रखा समीकरण नंबर फर्स्ट में, यहां पे रखो तो क्या बना, -4 का होल ट्वाइस n प्लस -4 एंड -2k एंड +2 बराबर 0। सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हो, सेटिस्फाई करने पर k की वैल्यू आ जानी चाहिए। 16 - 4 -2k -2 बराबर 0, 6 घटाया -2k + 10 बराबर 0, k बराबर 5 आ गया। ऑप्शन कौन सा आया,
k बराबर 5, k बराबर 5। बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और कुछ बच्चों को अगर चाहिए तो k बराबर 5 रख के भी इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक कार निर्माता कंपनी 70,000 कार बनाती है, यदि उत्पादन की दर 10% हो तो कितने वर्षों के पश्चात उसे उत्पादन 93,170 कारों का हो जाएगा। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं? 70,000 रुपए की राशि पर कितने की दर से, 10% की दर से x समय या टाइम टी ले लो, कितने समय में ये राशि 93,170 हो जाएगी, ऐसे कुछ कह रहा है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी अकॉर्डिंग लिखता जा रहा हूं। मैंने ऐसे इसको डिनोमिनेटर में भेजा और एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो 110/100 इसकी पावर टी हो गई और ये बन गया मेरे पास 93,170/70,000। एक जीरो से एक जीरो काटा और मैंने इसको 7 से काट दिया, ये कट गया भाई 1000 बार और मैंने इसको 7 से काट दिया, ये कट गया 1331 बार। अब यहाँ पर जीरो से मैं जीरो काट देता हूँ, ये बन गया 11/10 की पावर टी बराबर, ये कितना बन जाएगा 11/10 की पावर 3। दिख रहा है? 10 को 3 बार गुणा करो 1000 आया, 11 को 3 बार गुणा करो 1331 आया। तो टी बराबर, जब आधार समान हो तो घातें कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो टी बराबर 3 या 3 ईयर के बराबर आ चुका है। टी बराबर 3 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्ष के धनात्मक दिशा में 3π/4 कोण बना रहा है, तब f'3 किसके बराबर होगा? f'3 किसके बराबर होगा? सुनना बात ध्यान से। ये कह रहा है f'3 का मुझे पता नहीं, बट मैं ऐसे जानता हूं कि f'3 पर एक्चुअली में धनात्मक दिशा में बना रहा है। कैसे बना रहा है? धनात्मक दिशा में 3π/2 कोण बना रहा है। लेकिन इसमें एक्चुअली में पूरा क्वेश्चन आया नहीं है। अक्ष के धनात्मक दिशा में 3π/4 कोण बना रहा है। अभिलंब पे एक बिंदु भी दिया गया होगा इसमें कि 3-4 बिंदु पर अभिलंब, पूरा क्वेश्चन लिखना, 3-4 बिंदु पर अभिलंब, 3-4 बिंदु पर अभिलंब किसी फलन के लिए, या y बराबर fx ले लो, y बराबर fx के लिए, y बराबर fx के लिए 3-4 बिंदु पर अभिलंब x अक्ष की धनात्मक दिशा में 3π/4 कोण बना रहा है, तब f'3 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है। f'3 अब क्या लिखने वाले हो आप लोग इसमें? f'3 अगर अभिलंब की बात कर रहा है यानी कि -1/m, और -1/m का मतलब है -1/dy/dx एट x एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये मुझे केवल x की मान दे रहा है। 3 पर क्या मान दे रहा है? केवल x पे मान दे रहा है। तो क्या है मेरे पास एंगल? dy/m क्या है? 3π/4। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? -1/tan 3π/4। दैट इज कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है। अब अगर यदि मैंने इसमें f'3 निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या है? -1/। अब बताओ, tan 3π/4 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री, यानी कि टोटल हमारे पास कितना हुआ? 180 + 45 यानी कि 225 के, और 225 थर्ड क्वाड्रेंट में -1 के बराबर होता है। अतः आंसर आया मेरे पास 1 के। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। एक अभिलंब को ध्यान रखना, दूसरा इसका एंगल ध्यान रखना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये कह रहा है कि एक बल ये और दूसरा बल ये एक कण पर इस तरीके से कार्य करते हैं जिसके कण का विस्थापन बिंदु ये से ये। अब देखो विस्थापन क्या कह रहा है? 2 बल हैं, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापन हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है। मतलब एक्चुअली में मेरे पास में डी काम कर रहा है, डी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और मेरे पास फंक्शन ये रहे या मेरे पास फोर्सेज ये रहे, तो बल के द्वारा किया गया कुल कार्य नेट फोर्स क्या होगा? मेरे पास नेट फोर्स निकालने वाला हूं मैं यहाँ पर, तो टोटल फोर्स निकालूंगा तो कुल कार्य क्या होगा? W बराबर FD के। क्या होगा? W बराबर FD के। ये 2 जगह काम आता है हमारा। एक तो हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के अंदर काम आता है, दूसरा हमारे पास स्टैटिक्स डायनेमिक्स की जो बुक है उसके अंदर भी हमारे पास में काम आता है। दोनों जगह के क्वेश्चन से सेम आप लोगों को वहां पर कॉपी मिल जाएगा। हमारे नोट्स में आप लोगों को ये अवेलेबल मिलेगा। ये देखो, अब एक फोर्स दूसरे फोर्स, अब दोनों फोर्सों को कैसे अप्लाई करोगे आप लोग? इन दोनों फोर्स एक कण पर कार्य कर रहे हैं जिसके विस्थापन के लिए हम लोगों को इस तरीके से इसको सॉल्व हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। चलिए पहले वाले को देख लें, फिर हम लोग दूसरे वाले को देख लेते हैं। क्लियर है भाई? पहले वाले को देख लेते हैं, फिर दूसरे वाले को। अब एक बार सोच के देखो, 2 फोर्सेज है हमारे पास और किसी एक कण पर कार्य करें, किसी एक कण पर कार्य करें तो वो किस तरीके से वर्क करने वाले हैं
ये समझिए आप लोग। बिल्कुल हाँ ठीक है, एक बच्चे का सही जवाब आया सर दोनों फोर्सेज को ऐड कीजिए एंड विस्थापन तो सर एक से दूसरे पर जा रहा है, मतलब सर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, है ना। उस बच्चे ने सही जवाब दिया। F1 प्लस F2 करोगे, दोनों को ऐड किया तो क्या बना आपके पास। अब एक्चुअली में इसको वेक्टर साइन के साथ में ऐड करना, तो 3i कैप एंड प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड प्लस साइन ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप एंड साथ में मल्टीप्लाई साइन ऑफ f डॉट डी, डी बराबर दिस माइनस दिस, तो मैं डॉट कर देता हूं, डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। को किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अब आराम से कैलकुलेट कर लो। 3 और 2 5, 5i कैप और 4 और 2 6j कैप माइनस k कैप इनटू यहां इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया आप लोगों ने, तो 4i कैप एंड प्लस का 2j कैप एंड प्लस का k कैप। मल्टीप्लाई करो, जब भी कोई दो सदिश डॉट के रूप में हो तो उनका क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो आप लोगों ने कैलकुलेट किया, 5 चौके 20 और 6 दूनी 12 माइनस 1 यानी कि 31 आ रहा है, 31 यूनिट, 31 इकाई। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस b प्लस c बराबर पाई तब tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 किसके बराबर होगा। सुनना बात ध्यान से, थोड़ा अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है, अगर यदि थोड़े से फॉर्मूले पता है तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाते। केवल मैं tan की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं एक मेरे पास पाई के बराबर है, ठीक है। अगर यदि मैं c को भेज दूं उधर की तरफ, c को उधर की तरफ भेज दूं तो a प्लस b बराबर क्या हो रहा है, a प्लस b बराबर पाई माइनस सी। क्या हो रहा है, पाई माइनस सी। ये लो पाई माइनस सी। अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये लो 2 से डिवाइड कर दिया और यहां पर भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ tan अप्लाई कर रहा हूं, दोनों तरफ tan अप्लाई कर रहा हूं, ये लीजिए। और यहां पर भी मैंने क्या किया, tan अप्लाई कर दिया। ये लो मैं tan अप्लाई इधर भी कर देता हूं और tan अप्लाई मैं यहां पर भी कर रहा हूं। tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, tan a प्लस बी अलग अलग है ना, ये a प्लस बी अलग अलग कर सकता हूं 2 बाई 2 को। तो ये मैंने इसको क्या लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, tan a बाई 2 एंड प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 एंड tan b बाई 2, कुछ ऐसा बराबर किसकी हो जाएगा। अब tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्या बना कॉट थीटा, कॉट माइनस सी बाई 2 क्या बनेगा, कॉट माइनस सी बाई 2। अब मैं इसको डिनोमीटर में अगर लिखूं, किस में लिखूं, डिनोमीटर में अगर यदि मैं लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, डिनोमीटर में लिखने के लिए इसको मुझे tan c बाई 2 लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लिख दूं डायरेक्ट ही, ये समझ में आ जाना चाहिए कुछ बच्चों को, कंफ्यूजन मत देना भाई। ये लो ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब आराम से इसका मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। देखो मल्टीप्लाई किया, आपके पास में क्या मिला, tan a बाई 2 एंड tan c बाई 2 एंड प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 बराबर, इनका इधर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस tan a बाई 2 एंड tan b बाई 2। इसको इधर लेके आ जाओ एक तरफ, तो ये क्या बन गया आपके पास में, tan a बाई 2 एंड tan b बाई 2 एंड प्लस tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 एंड tan a बाई 2 बराबर 1 के। ये लो ये इसके बराबर आ रहा बन के, लेकिन इसका मान अगर आप लोग इसके स्क्वायर्स को ओपन करोगे तो इसका मान इससे ज्यादा हो रहा है ना, इसका मान इससे ज्यादा हो रहा है, दैट मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई ये तो एक तो है ही, अब इसमें आप लोग कुछ भी ऐड करो, इसका मान तो ज्यादा आ रहा है। आप लोग देखो इसको स्क्वायर करो, आप लोग tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 का, इसको अगर यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इसको अगर यदि मैं लिखना चाहूं तो tan a बाई 2 एंड प्लस tan b बाई 2 एंड प्लस tan c बाई 2, इसका मान आपके पास स्क्वायर ओपन करोगे तो दिस इज आल्सो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये कह रहा है कि यदि A बराबर मैट्रिक्स ऑफ दिस एंड AV इज इक्वल टू I देन V आल्सो भी इक्वल टू दिस। तो अब मुझे B निकालना होगा, यहाँ पर अब मुझे B निकालना होगा, तो A निकालो पहले। A मुझे दे रखा है तो A का अगर यदि मैं मोड निकाल लूं,
एक अगर यदि मैं मोड निकाल लूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या बना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि क्या बन गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ ऐसा। मुझे निकालना है यहां पर बी, बी बराबर बताओ बी बराबर क्या निकलेगा आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, कुछ ऐसा। ए इनवर्स निकाल दो, ए इनवर्स क्या निकलेगा 1 अपॉन मोड ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान है आप लोगों को, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, कुछ ऐसा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला 1 अपॉन ए तो आप लोगों ने निकाल लिया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, जब एडजॉइंट निकाला तो 1 का एडजॉइंट 1 और 1 का एडजॉइंट 1, इनको चेंज कर दो tan थीटा बाई 2 एंड माइनस का tan थीटा बाई 2, आराम से सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे आपके पास में तो क्या आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक्चुअली में यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है ए की पावर टी आई और ए। अब आप लोग खुद ही बता सकते हो, इसको ए की पावर टी लिखोगे या इसको आई लिखोगे या इसको आप लोग अब खुद ही बता दो। जब एडजॉइंट ऑफ आ गया ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज था ए का ट्रांसपोज आ गया तो डेफिनेटली मेरे पास में ए की पावर ट्रांसपोज आ जाएगा, सेक ऊपर जाएगा, कॉस के रूप में चेंज हुआ। भाई ऑप्शन से ट्रिक कर लिया कर लो, यदि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 7 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो जब भी आप लोगों को बहुलक वाले क्वेश्चन आए इसमें हमेशा ध्यान रखना आप लोग इसको क्रम में जमाने की कोशिश करना। क्रम में कैसे जमा रहे हो, आप लोगों के पास में सबसे पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5, 3 बार 5 आ रहा है, 2 बार 6 आ रहा है, 3 बार 7 आ रहा है और 1 बार 8 आ रहा है। ये कह रहा है इसका बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। और अब एक x बच गया मेरे पास, ये रहा बेचारा x अलग से पड़ा हुआ है। अगर इसका बहुलक 7 है मतलब सर 7 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, अगर मैं x को कुछ भी मान लेता तो बात अलग थी, लेकिन यहां पर मुझे बहुलक 2 होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, एक 5 भी है और एक 7 भी है। लेकिन जैसे ही मैं x को 5 रखता हूं तो बहुलक मिलेगा 5, और अगर यदि x को मैं 7 रखता हूं तो बहुलक क्या मिलेगा 7। अब चूंकि बहुलक ही 7 है तो मुझे x का मान क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, और बहुलक क्या बनेगा 7 बन जाएगा। अगला, यदि एक फंक्शन f r से r पर और g r से r पर कोई भी दो कन्फॉर्मल प्रतिचित्रण मुझे दे रखे हैं, इमेज दे रखी है, जहां पर एफ एक्स बराबर दे जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तब एफ ऑफ जी 2 क्या होगा। देखो एफ ऑफ जी फॉग निकालते हैं या गॉफ निकालते हैं, दोनों चीजों में डिफरेंट होता है। ध्यान देना फॉग कैसे निकाला जाएगा और गॉफ कैसे निकाला जाएगा। एफ ओ जी का मतलब है एफ ओ जी, मैं केवल इस पे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एफ ऑफ जी निकाल रहा हूं। एफ ऑफ जी का मतलब है सर जी की जो वैल्यू है या जी का जो फंक्शन है उसको उठाओ और एफ के अंदर रख दो। अब चूंकि मैं x में रखूंगा, ये क्या है फंक्शन x का है, तो ये भी जो भी वैल्यू x के, अगर ये 2x की जगह और कुछ होता है, ऐसे होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x क्यूब, ऐसे होता तो मैं x की जगह ही रखता ही वैल्यू उठा के। अब यहां पर चूंकि एक ही बार x आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कैलकुलेट कर लूं 2x स्क्वायर प्लस 2। और अगर यदि मैं x बराबर f बराबर 2 पर रख रहा हूं, f ऑफ g एट 2 पर अगर यदि चेक कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए 2x प्लस 4 है ना, 2x स्क्वायर प्लस 4, तो 2 इंटू 2 दूनी 4 एंड प्लस साइन ऑफ 4, कैलकुलेट कर दो 8 और 4 12 आंसर आना चाहिए। अगर यदि मुझे GOF निकालना होता तो क्या निकलता, GOF कैसे निकालोगे, अब x f की वैल्यू को उठाओ g में रख दो, f की वैल्यू क्या है 2x है, तो x की जगह 2x रखो, बस यहां पे लो क्या निकला 2 दूनी 4 इंटू एक्स स्क्वायर एन प्लस 2, एफ पर एक्स बराबर 2 रखो तो 4 गुणा 4 प्लस 2 यानी कि 18 आंसर आया। अगर यदि मैं इसमें GOF निकालता तब तो मेरे पास 18 आ रहा है, और अगर यदि मैंने f ऑफ g निकाला है तो मेरे पास कितना आ रहा है आंसर 12, तो ऑप्शन क्या आएगा 12। अगर मुझे GOF 2 पे पूछ लेता तो भी मैं इसका आसानी से क्वेश्चन निकाल सकता था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं थोड़े यहां पे ले रहा हूं। अब सुनना, अगर यदि मैं यहां पर dx दे रखा है dx अपॉन cos x माइनस a एंड cos x माइनस b, ओके, एंड इंटीग्रेशन साइन ऑफ दिस। सुनो बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब इसमें आप लोग कोई भी मेथड लगाओ, हालांकि जल्दी से अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मूलों का मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो थोड़े फॉर्मूला को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, करें, बिल्कुल रेडी हो, अपनी कॉपी पेन को फटाफट से नोट डाउन करके रखना। ये देखो, अगर यदि मैं इसको cos a cos b है
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि साइन ए साइन बी के कहीं ना कहीं नजदीक होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। क्या लिख दूं? अगर यदि मैं यहां पर साइन एक्स माइनस बी एंड माइनस एक्स माइनस ए लिख दिया, एक्स माइनस ए लिख दूं, ओके, तो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेशन साइन एंड दिस cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी। ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, साइन x माइनस बी एंड माइनस साइन x माइनस ए, ठीक है। x से x कटा, माइनस बी प्लस ए हुआ तो a माइनस बी, और मैं यहां पर क्या करूं, साइन a माइनस बी का भाग लगा दूं, इससे पूरा कट जाएगा, मतलब जो मैंने भाग दिया है उसी से गुणा किया है। फाइनली बात यह है। अब मैं आराम से इसको इजीली सेपरेट कर दूं। साइन a माइनस बी क्या होता है भाई? साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन x माइनस बी एंड कॉस x माइनस ए एंड माइनस साइन x माइनस ए एंड कॉस x माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर साइन ऑफ कॉस x माइनस ए एंड कॉस x माइनस बी, और ये मेरा आगे चल ही रहा है 1 अपॉन साइन a माइनस बी। इसको मत भूल जाना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 अपॉन साइन a माइनस बी को एज इट इज रखा। अब देखो भाग लगा दो, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कटा तो ये यहां पर आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला क्या बना, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी एंड माइनस, इसको भाग लगाया तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कटा तो ये क्या बन गया, साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए। ये लो जी, एंड डी क्या बन गया, टेन, तो ये क्या बना अपने पास 1 अपॉन साइन x ए माइनस बी एंड ये बन गया भाई टेन एक्स माइनस बी, और टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का लॉग एक्स माइनस बी, कुछ ऐसा, कॉस है माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, लॉग कॉस एक्स माइनस बी एंड माइनस, यहां पे आ जाओ, यहां पे भी अपना माइनस माइनस आएगा तो प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए। अब आराम से डिनोमिनेटर में भेज दो, ये माइनस का है ये प्लस का है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, cos x माइनस ए अपन cos x माइनस बी के बराबर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली टर्म को ऊपर भेजा तो ये बन गया मेरे पास में cosec a माइनस बी एंड cosec x a माइनस बी एंड log cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी, दैट इज दिस इज माई आंसर। अब चेक कर लो आराम से, अब वैल्यू पुट करके, और प्लस का सी वो साइन लगेगा ही लगेगा, ये लो अब मैं चेक करा देता हूं, cosec a माइनस बी सर सब में आ रहा है, ठीक है, log cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए, ये लो देख लो एक बार गलती मत करना, x माइनस ए ऊपर आएगा, x माइनस ए ऊपर आएगा, x माइनस ए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि f(x) एक अवकलनीय एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लिमिट दिस ऑफ इज इक्वल टू, अब देखो सुनो, अगर यदि मैं इसमें x बराबर a रख दूं तो नीचे 0, x बराबर a रखने पर ऊपर a f a माइनस a f a। सर अगर यदि मैं इसमें x टेंस टू a रख दूं तो मेरे पास 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। अब सुनो बात ध्यान से, अगर यदि मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, क्या बनेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो तो a f डैश a माइनस f डैश a f डैश x अपॉन x का रहा 1, क्या रहा 1 रहा, और x बराबर a रखूंगा तो अब मेरे पास a f डैश a माइनस f डैश a, या f a, सॉरी ओनली f a, x है ना उसके साथ में x, हाँ तो f a, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, a f डैश a माइनस f a, ऑप्शन नंबर 1 ही मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। प्लस वाले तो वैसे ही कट गए, केवल माइनस वाला बचेगा, ये f डैश f a आना चाहिए और ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि a और b इकाई सदिश हों और आपस में थीटा कोण बनाते हों तो साइन θ/2 किसके बराबर होगा। देखो सुनो, अगर मैं a माइनस बी के मोड का स्क्वायर निकालूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा, या 2ab छोड़ो भी,
अभी मैं केवल एंगल वाली बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बी अगर यदि इकाई सदिश हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर मैं किन्हीं भी दो के बीच में बात कर रहा हूं, हाँ भाई बॉयस, अच्छा ठीक है, अगर मैं किन्हीं भी दो के बीच में बात कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में मेरे पास में एंगल आ जाएगा और दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इकाई सदिश हैं, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर की जगह मैं 1 रख दूं, यूनिट जो सदिश है या इकाई सदिश है उसको स्क्वायर करने पर मुझे 1 ही मिलेगा, एंड 1 माइनस 2 एंड कॉस थीटा। 1 + 1 2 और 2 - 2 मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, होता नहीं होता। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। सर 2 और 2 तो 4 हो गए, एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर है a माइनस बी के मोड के स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर a माइनस बी के मोड का स्क्वायर अपॉन 4। अगर मैं दोनों स्क्वायर रूट लगा दूं तो साइन थीटा बाई 2 बराबर आ रहा है a माइनस बी बाई 2 के। किसके बराबर आ रहा है a माइनस बी बाई 2 के। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई सा भी ऑप्शन इसमें से नहीं आ रहा है। a और b इसके अंदर मेंशन किए गए होंगे, क्योंकि अगर मैंने a और b को अगर 1 1 ले लिया, दोनों को सेपरेट कर दिया तो इसका मान 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये 0 की तरफ ऐसे हम लोग ले नहीं सकते। ये कह रहा है कि परवलय के एक बिंदु से अधिकतम कितने अभिलंब यानी कि मैक्सिमम नॉर्मल कितने हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। अब बताओ, ये डायरेक्टली मैंने आप लोगों को याद करवाया हो क्लासेज में, आप लोग देखना कि परवलय के एक बिंदु से अधिकतम हम लोग 3 अभिलंब खींच सकते हैं। थ्योरम भी है, प्रूफ भी है, और मैंने इसको डायरेक्टली बोला भी था कि ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएगा, और देख लो पेपर में आ टपकता है। ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि A यूनियन B बराबर A यूनियन C, अब सुनना बात ध्यान से, तीनों का वेन डायग्राम समझो और फिर ये समझो कि एक एलिमेंट लेके इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 2 है। वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहो तो वो ठीक, अगर नहीं करना चाहो तो एक पॉइंट ले लो। ये लो, मैं कोई भी एक x ऐसा पॉइंट ले रहा हूं A से, x अगर यदि A से लिया मैंने तो A यूनियन B बराबर A यूनियन C, तो सर x B के अंदर भी लेना पड़ेगा, तभी जाकर x इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब चूंकि मुझे एक x ऐसा भी लेना है जो C से है, इसका मतलब सर x C से भी ले रहे हो तो सर x A यूनियन C में भी होना चाहिए और x B यूनियन C में भी होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मतलब सर कुछ ऐसा लग रहा है A में तो है ही, लेकिन B और C मुझे दोनों के दोनों B और A दोनों के दोनों कैसे हो मेरे पास बराबर के, बी और सी दोनों दोनों कैसे हो मेरे पास बराबर के। अब एक बात बताओ, जब आप लोगों को इसमें वेन डायग्राम कराया था तब भी आप लोगों ने इसमें एक ड्रॉ किया होगा और ड्रॉ करके इसमें लिखा भी होगा कि आपके पास में बी और सी दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे। ये केवल पॉसिबिलिटी तभी है, ये केवल पॉसिबिलिटी कब है, बी और सी पॉसिबिलिटी केवल तब है। अगर नहीं तो आप लोग एक बात बताओ, आपने एक्स को ए से ले लिया तो क्या एक्स बी में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने x b से ले लिया तो क्या आपके पास में x c में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को ये वहां पर सेटिस्फाई करता था और b बराबर c के इक्वल आ रहा है। अब b और c दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो सर x b से लो चाहे a से c से लो, a के अंदर तो वो डेफिनेटली होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेक्टर सदिश की दिक् को डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अगर यदि मेरे पास में कोई भी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हो या मैं ए बी सी ले लूं तो मेरे पास में डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दूसरा वाला एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट, और तीसरी वाली डायरेक्शन कोसाइन एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होती हैं। अब वैल्यू चेक कर लो सर, इनका मोड निकाला 25, 16 और 9 50, 50 का मतलब है 5√2, तो सर 3/5√2 माइनस 4/5√2 एंड 5/5√2 क्या बना 3/5√2, या तो ये ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा। दूसरा वाला -4, सर नीचे वाला में माइनस नहीं है, ऑप्शन केवल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 5 से 5 कटेगा तो ये -2 से +2 यानी कि 1/√2 के बराबर आ रहा है, 1/√2 के बराबर आ रहा है, 5 से 5 भी कट रहा है, 5√2 ये यहाँ पर ऑप्शन माइनस है,
ये वाला ऑप्शन माइनस है, ये इसको कैंसिल करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्शन कर लेना, ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, -4/5√2 ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अति परवलय के बिंदु -4,0 पर अभिलंब का समीकरण कौन सा होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, अगर यदि मुझे बिंदु दे दे तो x - x0 अपॉन यहां पर जो l होगा ऐसे तो लिखते हो l, दूसरा वाला y - y0 अपॉन m ऐसे लिखते हो। अब बिंदु मुझे दिए गए हैं तो x + 4 एंड y - 0 अपॉन, अब आ जाओ पहले को पकड़ो और दूसरे को पकड़ो। अब एक्चुअली में अभिलंब जो है किस पर है, एक अति परवलय पर अभिलंब की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अति परवलय पर अभिलंब की बात कर रहा है। तो कैसे निकालते, पहले इसको टच तो कराओ। टच कब कराओगे, जब मैं x1 x2 लूंगा तो इसका स्पर्शी क्या बनेगा, x1 अपॉन 16 एंड माइनस y1 अपॉन 9 बराबर 1 के। तो ये क्या बना, x1 अपॉन 16 और y1 अपॉन 9, बना नहीं बना, x1 अपॉन 16 और y1 अपॉन 9। तो क्या बना मेरे पास, या तो मैं इसको कैसे लिख दूं एक फॉर्म में, तरीका ये भी है कि मैं इसमें a बराबर दिस, a बराबर 4 और b बराबर 3 ऐसे लिख दूं, a बराबर 4 और b बराबर 3। तो मैं कैसे लिखूंगा, -4 अपॉन 9 एंड 0/9, कुछ ऐसा। शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग देख पा रहे हो कि x बराबर दिस एंड y बराबर दिस कैलकुलेट करो, 0 को भाग लगाओगे तो डेफिनेटली इसमें y बराबर 0 दिखाई दे रहा है आप लोग को। क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। y बराबर 0 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट कर लो, x + 4 और नीचे से इसको कैलकुलेट करके ऊपर लेके जाओगे तो y बराबर 0 डायरेक्टली डिफाइन हो रहा है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर π/2 और स्मॉल r और स्मॉल r। अच्छा ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आ जाएं तो उसमें ध्यान रखना, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ। एक ट्राइंगल बनाया, इसमें कह रहा है कि एंगल C बराबर π/2, ठीक है, एंगल C है भाई ये रहा। अब कह रहा है कि यदि स्मॉल r और कैपिटल R त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याएं हो, अंतःवृत्त की त्रिज्याएं और परिवृत्त की त्रिज्याएं हो, स्मॉल r और कैपिटल R, इसका परिवृत्त कैसे बनेगा, इसका परिवृत्त तो ये रहा। अंतःवृत्त कैसे बनेगा, जो इनकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा, कुछ ऐसा ये बनेगा। सर यहां से और यहां तक की जो दूरी है स्मॉल r है और इससे ये जो दूरी है ये कैपिटल R है और इसको मैं ABC नाम दे दूं, ABC, ओके ABC। तो ये कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R का एडिशन क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम सुनना ध्यान से, अगर यदि मैं इसको a मान लूं, अगर यदि मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, है ना, तो a² + v² बराबर ab का स्क्वायर, पहले वाली टर्म बन रही है मेरे पास में। अगर यदि मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो a² + v² बराबर a बन रहा है मेरे पास में, ठीक है। पहली टर्म तो मेरे पास यहां से आ गई और दूसरी टर्म्स में इसमें हीरो का सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, उसको मैं आराम से इसमें इजीली प्रूफ कर सकता हूं। तो स्मॉल r कैसे निकालोगे आप लोग, स्मॉल r निकालना पड़ेगा आप लोग को पेरीमीटर ऑफ S। तो स्मॉल r बराबर कैसे निकलेगा, त्रिभुज का परिमाप बटे हीरोन सूत्र, ऐसे निकाला जाएगा। कैपिटल R कैसे निकालोगे सर, ABC अपॉन S, ABC अपॉन S, या मैं इसको ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ क्षेत्रफल कर दूं, इसके क्षेत्रफल का 4 गुना है, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास अब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R क्या बन गया बताओ, मैंने स्मॉल r और कैपिटल R को ऐड किया और मैं इसका दोगुना निकाल रहा हूं, तो क्या बनेगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ C/2 एंड प्लस S माइनस C, यानी कि C/2 और 2 से 2 कटा तो C के बराबर, इसके बराबर C के बराबर, चेक कर लो यही आ रहा है ना। तो क्या बन गया 2S माइनस C के, और 2S माइनस C, 2S का मतलब है 2A + B + C अपॉन 2 एंड माइनस C। सर A से 2 से 2 कट गया, C से C भी कट जाएगा, तो केवल बचेगा A + B के, क्या बचेगा, केवल A + B के। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर क्या है A, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्यिका 22 प्राप्त होती है तो x का मान क्या होगा।
x का मान मुझे यहाँ पर निकालना है। पहले मैं इसको आरोही क्रम में देख लेता हूँ कि ये आरोही क्रम में है अथवा नहीं है। 10, 11, 14, 17 और 32, 34, 35, 41, 4 इधर से छोड़े, 4 उधर से छोड़े, दोनों को ऐड किया, x + 5 + x + 7। अभी मैं केवल इतना सा काम कर रहा हूँ, बटे 2 का भाग लगा दिया। अब ये कह रहा है कि माध्यिका 22 प्राप्त होती है, तो बराबर 22 कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो 2x + 12 बराबर 44 एंड 2x बराबर 12 घटाया तो 32 और x बराबर 16 आ रहा है। x बराबर क्या आ रहा है, 16। पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू, यही पूछ रहा है वो, x की वैल्यू ही पूछ रहा है। x बराबर क्या आ गया अपने पास, आ गया ना डायरेक्टली ऑप्शन 16। अगला क्वेश्चन, यदि एक समीकरण त्रिभुज का कर्ण Q भुजा P, त्रिभुज बना लो कोई दिक्कत नहीं, ये लो त्रिभुज बनाया, एक कर्ण Q है, एक भुजा P है, दूसरी वाली का मुझे पता नहीं, रिलेशन दे रखा है Q - P = 2। ओके, ये मैंने ABC लिख दिया, ये मेरे पास ABC एक ट्राइंगल है। Q के पदों में क्या होगी, अब बताओ, अगर यदि आप लोगों को BC निकालनी है तो BC बराबर कैसे निकालोगे, AC² - AB², कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि Q² - P², किसके बराबर है, BC के। मुझे भुजा निकाल BC² के ना। अब मुझे P हटाना है, क्यों, क्योंकि मुझे Q के घातों पदों में चाहिए, तो Q बराबर निकाल लो, P बराबर निकाल लो, P बराबर Q - 2 हो जाएगा, P बराबर Q - 2, तो P की जगह Q - 2 रख दिया, तो क्या बन गया, Q - 2 माइनस Q - 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन गया, Q² - Q² -4 एंड माइनस, ये लो चेक कर लो, आगे माइनस है, दोनों का मल्टीपल करोगे तो ये प्लस बन गया। क्या बना, 2 बाहर निकाला, Q - 2, ऐसे ही तो करोगे, Q² से Q² कटा, 2Q - 2, 2Q - 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन आ गया डायरेक्टली, ठीक है, 2Q - ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि एक कोण को ऊर्ध्वाधर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तब उसके प्राप्त क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई का दुगना है, तो कर्ण का परास ज्ञात कीजिए। परास का मतलब होता है रेंज का होना, ऊंचाई का मतलब होता है इसकी मैक्सिमम हाइट का होना। क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट का होना, तब उसके द्वारा प्राप्त क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का दुगना है। ये लो यहां इसको पकड़ो, क्षैतिज परास क्या है, कैपिटल आर, परास को रेंज कह रहा हूं कैपिटल आर, बराबर किसके, महत्तम ऊंचाई के दुगना, मतलब 2h के बराबर है, किसके बराबर है, 2h के बराबर है। अच्छा, आर वाला फॉर्मूला पता है, आर का, एच का, टी का, उड्डयन काल आप लोग निकालते हो, टाइम पीरियड ऑफ दिस निकालते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोग इसमें रेडियस, सॉरी रेंज निकालते हो, और आप लोग इसमें हाइट भी निकालते हो, है ना, फिर एंगल भी निकालते हो। तो आप लोग आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है U² sin 2θ/g। याद रखने का तरीका क्या है कि आर जो है वो हमेशा रोता रहता है, और हम लोग इसमें 2 बार रोता है, तो मैं इसमें हमेशा इसमें 2θ लेता हूं, कि 2 बार रोता है। एच की जगह लिखोगे आप लोग, तो ये क्या बनेगा, U² sin² θ/2g, कुछ ऐसा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब कैलकुलेट कर लो, U² से U² गया, G से G गया, क्या बचा मेरे पास, sin 2θ। sin 2θ को मैं ऐसे लिख दूं, 2 sin θ cos θ बराबर, ये मेरे पास क्या है, sin² θ/2, 2 से 2 गुणा कर दूं तो 4 बन जाएगा, और एक साइन से एक साइन काट दूं, ठीक है, cos θ को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये बन गया मेरे पास tan θ बराबर 4 के। ये लो tan θ बराबर 4, मतलब ये क्या है, लंब बटे आधार, ऐसा ही कुछ, लंब बटे कर्ण, देख लो लाल बटे का फॉर्मूला अप्लाई करके। अब साइन थीटा बता दो मुझे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब 4, कर्ण क्या बनेगा बताओ, कर्ण कैसे निकालते हो, 4² + 1², तो √5। अब मुझे cos थीटा बता दो एक बार, cos थीटा क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/√5। पूछ क्या रहा है, कर्ण का परास क्या होगा, साइन थीटा और cos थीटा आ गए आपके पास में, परास में वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा cos थीटा आ गए, वैल्यू पुट कर दो, तो परास क्या बनेगी आपके पास, परास क्या बनेगी, U² एंड साइन 2θ की जगह 2 sin θ cos θ, तो 2 × 4/√5 एंड 1/√5 अपॉन, अब ये G, अब G गड़बड़ करेगा, G की वैल्यू, लेकिन मुझे G में ही टर्म्स दे रखी है तो मैं G लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 2 8/5 U²/G, कुछ ऐसा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, बिल्कुल U²/2 2 sin 2θ, है ना, पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी भाई इसमें,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो पड़ेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है कि सर ठीक है, एक बच्चा कह, अच्छा 2/sin थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अच्छा ये 2 यहाँ रह गया, ठीक है ठीक है, समझ गया भाई समझ गया, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है समझ गया भाई, 2 हो जाएगा, तो ये 4/5 हो जाएगा, 2 कर लो इसको, 4/5 यू स्क्वायर अपॉन जी, तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g, 4u स्क्वायर अपॉन 5g के बराबर। कैलकुलेशन में फलन y बराबर दिस का मैक्सिमम मान क्या होगा, अधिकतम मान कैसे निकाला जाता है, आपके पास जो भी फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, तो क्या बनेगा, माइनस से माइनस प्लस का a sin थीटा बराबर 0 करोगे, तो मेरे पास यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, 0 कब कब हो सकता है, या तो मेरे पास थीटा का मान 0 हो, या फिर थीटा का मान क्या हो पाई, क्योंकि π/2 पर तो इसका मान 1 होता है और 3π/2 पर इसका मान -1 होता है। मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा नेगेटिव है पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव निकाला, a cos थीटा, वैल्यू पुट करी, जैसे ही मैं थीटा बराबर 0 रख रहा हूं तो इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, और जैसे ही मैं a cos थीटा पर वैल्यू पुट कर रहा हूं थीटा बराबर पाई, तो मुझे वैल्यू मिल रही है माइनस का a। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तब तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये इसका मिनिमम मान है, और अगर यदि जिसकी वैल्यू मेरे पास में नेगेटिव आ रही है तब इसको क्या कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम मान है। तो किस बिंदु पर आ रही है, थीटा बराबर पाई पर, थीटा बराबर पाई पर, थीटा बराबर पाई पर इसका मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर। अगला, एक रेखा r बराबर a प्लस बी लैम्डा तथा समतल r डॉट बी डैश बराबर d के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर कैसे निकाला जाता है, बताओ cos थीटा बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब डायरेक्ट कुछ बच्चों को तो ये ऑप्शन याद होगा, कुछ बच्चों को मैं कह रहा हूं ऑप्शन याद होगा, देखो tan हटाओ cot हटाओ, ऑप्शन तो भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। tan cot में तो कहां आ रहा है, साइन में बिल्कुल नहीं आएगा, बीच का कोण निकालना है, बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है, निकाल दो। फर्स्ट सर बी डॉट, ये लो लिखते जाओ साथ में, ये लिखते जाओ साथ में, लिखते जाओ बी वेक्टर डॉट, ये बी वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर नाम दे दूं, इसको मैं ए वेक्टर नाम दे दूं, इसको सी वेक्टर नाम दे दूं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन, अब इन दोनों का मोड भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोड, इन दोनों का मोड निकाल दो, बी सी अपॉन बी वेक्टर का मोड एंड सी वेक्टर का मोड, वैल्यू पुट करो चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 × 1 तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 प्लस 1 अपॉन बी वेक्टर का मोड, ये लो पकड़ो 1 + 1 + 1 √3, 4 + 1 5 + 1 6 √6, कैलकुलेट कर लो, √2 बचा, ऊपर 4 बचा, 4 अपॉन √2 × 3 है ना, तो ये 3 √2, ये लो 4 अपॉन 3 √2, ऑप्शन कौन सा आया, बी ऑप्शन आया। मैट्रिकली सॉल्व हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है यदि रेखा दिस समतल के समांतर है तो किस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी, अगर समतल के, अगर एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी का जोड़ 0 हो गया तब तो ये मान के ये क्या हो जाएगा मेरे पास में परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत हो जाएगा, ऐसे ही कुछ। और अगर यदि ये समांतर है तो सुनो, ए एल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ए एल प्लस एम बी प्लस एन जेड बराबर प्लस सी जेड, ए एम बी प्लस एन जेड एन सी, सॉरी एन सी बराबर 0। कौन सी कंडीशन आ रही है आपके पास, ये रही, ये कंडीशन हमारे पास निकल के आ रही है। डायरेक्टली बेसिकली क्वेश्चन है ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखा परवलय को स्पर्श करती है, अगर कोई रेखा परवलय को स्पर्श करे तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पर्शता की कंडीशन होती है a/m प्लस am, कुछ ऐसा। क्या चाहिए मुझे, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, a कहां से मिलेगा, m कहां से मिलेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करना आप लोगों का काम है। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां से मैंने बाई बराबर निकाला ताकि मैं इसमें m और c निकाल सकूं, बाई बराबर निकाला, बाई साइन एल्फा को इधर ही रखा, इसको उधर भेजा, तो क्या बन गया -x cos एल्फा
ये लो, एंड प्लस पी, केवल इसको भेजा है उधर माइनस के रूप में। ये साइन अल्फा से या साइन ए से मैं भाग लगा दूं, साइन ए से, ये कॉस ए है और ये साइन ए। तो एम बता सकते हो एम क्या है, ये एम है ये रहा, लेकिन विद साइन, तो माइनस का कॉट ए आपको एम दिख रहा है। क्या आपको सी बराबर पी अपॉन साइन ए दिख रहा है? वैल्यू पुट कर दूं एंड आई विल गेट माई आंसर। तो सी बराबर पी अपॉन साइन ए बराबर, अब ए पे आ जाओ। अब बात किस पे आएगी? ए पे। ए बड़ा काम का चीज है, ए पे गलती मत कर देना। क्या कह रहा हूं? ए में गलती मत कर देना, वरना तुम्हारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, वरना तुम्हारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। ए में गलती मत कर देना, क्योंकि ए भाई यहां पर भी मुझे ए ए ए ए कहीं ना कहीं ए ही मुझे यहां पर कैलकुलेट करके लेके आना है। तो ए को मैं एज इट इज रख रहा हूं, एम की जगह माइनस कॉट एल्फा, या मैं इसको कॉट को ऐसे सेम ही लिख दूं, माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, तो साइन ऊपर चला गया, एंड प्लस ए एंड एम, एम बराबर माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए। सर साइन ए कॉस ए से गुणा कर दो पूरी समीकरण में, तो आपके पास क्या बन जाएगा? पी कॉस ए एंड प्लस ए बराबर 0 के, पी कॉस ए प्लस ए बराबर 0 के। कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से दीर्घवृत्त को भी स्पर्श करवाता है। ये कह रहा है कि यदि एन सम हो तो एन सी आर का मान अधिकतम हो, तब आर का मान होगा। सुनो, अगर यदि एन सम है, एन कैसा है? सम है, तो किसी भी आपके पास द्विपद है x प्लस वाई है, सपोज x प्लस वाई में n अगर यदि सम आ गया, n बराबर 2 ले लिया, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पद कितने होंगे कोई बता सकता है? पद होंगे सर इसमें n प्लस 1, यानी कि विषम पद होंगे। कितने पद होंगे? विषम पद होंगे। n सम है तो विषम पद होंगे, डेफिनेट है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, n इसमें विषम, अगर n है तो ये विषम पद है, तो r का मान क्या होगा? अब r का मान बताओ, अब r का मान कैसे निकालते हो? r बराबर अगला वाला पद, यानी कि इसका महत्तम पद। r कैसे निकालते हैं? महत्तम पद कौन सा होगा? जब पद विषम है तो उनका अर्धक या आधा ही तो उसका क्या होना चाहिए? महत्तम पद होना चाहिए। स्मॉल r बराबर, स्मॉल r बराबर क्या होना चाहिए? इसका n प्लस 1 पद। मान के चलो आपके पास 5 पद हैं, 3 4 5, आपके पास x प्लस वाई की पावर 4 था, इसको आप लोगों ने ओपन किया, पद आए आपके पास 5, तो महत्तम पद बीच वाला पद कौन सा होगा? ये रहा। जब पद 5 थे तो ये रहा n, n बराबर 4 लिया, तो महत्तम पद कौन सा निकला? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, यानी ये रहा इसका बीच वाला पद, ये रहा। चेक कर लो, आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, अगला क्वेश्चन तो कौन सा होगा? n प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला बेसिकली क्वेश्चन थे, ये कह रहा है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, और ABC इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x y z क्या होंगे? सुनो भाई ध्यान से, मैं थोड़ा लॉजिक लगा रहा हूं। a b और c जीपी में है, जीपी में, इसका मतलब है सर b² बराबर ac के होना चाहिए। जीपी है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैंने b² की जगह वैल्यू रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर देता हूं कि a की पावर x जो है इसको मैं k मान लेता हूं, दोनों तरफ log ले लेता हूं, तो क्या बन गया? a बराबर, या मैं एक काम करूं, k की पावर 1/x, डायरेक्टली मैंने इसकी जो पावर है इसको उधर भेज दिया। जब b की पावर y को भी मैं k ले रहा हूं, तो b बराबर k की पावर 1/y। जब मैं c की पावर y को k ले रहा हूं, तो c बराबर k की पावर 1/z, z वैल्यू रखो। b² करेंगे इसका, तो एक k की पावर 2/y बराबर a की जगह k की पावर 1/x, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। एडिशन कर दो, k की पावर 2/y, पावर्स का एडिशन करो, 1/x प्लस 1/z। एलसीएम लिया, चूंकि आधार समान है घात भी समान होगी, तो 2/y बराबर x प्लस z अपॉन xz। गुणा कर दो, y ले जाओ, y को उधर गुणा किया, तो y बराबर 2xz अपॉन x प्लस z। किसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? कोई देख के बताए, क्या AP है, क्या HP है, क्या GP है? क्या ये एक HP को निरूपित कर रहा है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को निरूपित कर रहा है, एक HP को निरूपित कर रहा है। ऑप्शन रहेगा मेरे पास C।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनपीआर का मान किसके बराबर है। एनपीआर को आप लोग कैसे ओपन करते हो, एनपीआर है, इसको ओपन करो तो जरा, ओपन करोगे कैसे करोगे। एनपीआर को ओपन करने का फॉर्मेट क्या होता है, एनपीआर को फैक्टोरियल एन ऊपर लेते हो, नीचे फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, कुछ ऐसे लेते जाते हो। जब सीआर निकालते हो, कम्युनिकेशन निकालते हो या परम्यूटेशन निकालते हो, एनपीआर और एनसीआर दो चीजें होती हैं, ध्यान देना। मैं दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रहा हूं, दोनों चीजों को मैं एक साथ में फॉर्मेट में करवा रहा हूं। जब आप लोगों ने एनपीआर लिया तो आपके पास फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर या जो एक कम होगा उसकी तरफ चला जाता है, ठीक है। मैं इसको एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ध्यान दें। एनपीआर बराबर, अब पहले वाले ऑप्शन को पकड़ लो आप लोग, मैं बाई ऑप्शन ले रहा हूं, मैं बिल्कुल लॉजिकली काम कर रहा हूं। एनपीआर बराबर क्या होगा, ऊपर ओपन करोगे तो फैक्टोरियल एन माइनस वन, नीचे ओपन करो एन माइनस वन माइनस आर, कुछ ऐसा एन माइनस वन माइनस आर, मैं इसको ऐसे लिख दूं एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलो अगला वाला प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, तो क्या बनेगा फैक्टोरियल एन माइनस वन एंड अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन हो गया, जीरो हो गया। एन माइनस आर का फैक्टोरियल बच्चा, ये फैक्टोरियल भाई ना, इस तरीके से लगा लो। फैक्टोरियल दो तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे लगा लो, पीछे आप लोग विस्मय बोधक चिन्ह को इसको भी लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं इसको अगर यदि ओपन कर दूं तो एन माइनस आर बाहर आएगा, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल में आ जाएगा। मैंने उसको कॉमन ले लिया, वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, ऊपर भी मैं फैक्टोरियल एन माइनस वन को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा मेरे पास, ये तो कॉमन चला गया, वन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर, कुछ ऐसा। एलसीएम लिया तो फैक्टोरियल एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, यहां पे मैंने इसको देखा तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, एन अपॉन एन माइनस आर, गुणा करोगे एन माइनस वन से, एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, इसका अगर यदि मैं एन से गुणा कर दूं, ऊपर एन से गुणा हो रहा है और नीचे एन माइनस आर का गुणा कर दूंगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, ऊपर क्या बना फैक्टोरियल एन, नीचे क्या बना फैक्टोरियल एन माइनस आर, क्या बना फैक्टोरियल एन माइनस आर, किसके बराबर है, ये लो एनपीआर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एनपीआर के बराबर होता है, अतः एनपीआर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉग एक्स ए की पावर एक्स बाई टू और लॉग बी एक्स जीपी में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए, तब x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को देखिए भाई फटाफट से, ये a, b और c तीन मुझे गुणोत्तर श्रेणी के पद दिखाई दे रहे हैं। चलिए भाई सॉल्व करें। अगर जीपी में है, अगर मैं इसको ए बी सी मान लूं, ए बी और सी जीपी में, तो सर बी स्क्वायर बराबर ए सी के होना चाहिए, होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी के होना चाहिए। मैंने यहां पे सॉल्व किया ए की पावर एक्स बाई टू, ये लो पकड़ लो, इसका होल स्क्वायर बराबर लॉग एक्स ए एंड लॉग बी एक्स, ठीक है। स्क्वायर करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास ए की पावर एक्स बच रहा है। यहां लॉग एक्स, सर इसका बेस सेम है, इसकी संख्या सेम है, मैं इसको क्या लिख दूं, क्या मैं इसको लॉग बी ए लिख दूं भाई। अगर यदि आपके पास में ऐसा आ जाए लॉग ए बी एंड लॉग बी ए बराबर क्या होता है, बन के होता है, नहीं होता, यही तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जब आधार समान है, बेस समान है, तो हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लो कन्वर्ट किया मैंने, थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई करी, एक्स बराबर दिस एंड लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो, ताकि और भी इजी हो जाए, या इसको ऐसे छोड़ दो, ए की पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लेके एक्स बराबर दिस, ए की पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, ए की पावर एक्स एंड लॉग ई ए लिख सकते हो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए को उधर भेज दो, लॉग ए को क्या करो उधर भेज दो, ये लो एक्स बराबर, दोबारा लॉग अप्लाई किया तो क्या बन गया आपके पास, लॉग ए एंड लॉग बी। ऑप्शन चेक कर लो एक बार, लॉग ए एंड लॉग बी, ऑप्शन नंबर ए, ये लो आगे आगे आ गया। माइनस वाला तो वैसे ही छोड़ दो, ये माइनस वाला तो वैसे ही छोड़ दो, ये लो इसको भी छोड़ो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यदि H1 और H2 कॉमा
जी के दो उप समूह सब ग्रुप हैं, टू सब ग्रुप्स ऑफ जी इज H1 एंड H2, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो बी सब ग्रुप ऑफ जी, इज इन सब ग्रुप ऑफ जी। अगर H1 और H2 जी के नॉर्मल सब ग्रुप होते तो नॉर्मल, ये कह रहे सब ग्रुप हैं H के, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये भी दोनों इसके के सब ग्रुप ही होने वाले। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि 6 व्यक्तियों का भार अलग अलग दे रखा है तो इनके भारों का समांतर निकालना है। आप लोग सभी का समांतर निकाल दें। 45 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 75 बटे 6 लोग हैं तो 6 का भाग लगा दिया। ये लो भाई, 45 और 55 100 हो गए, 160 220 और 280 350 360 बटे 6, 60 किलोग्राम भार आ रहा होगा कहीं ना कहीं, 60 किलोग्राम भार आ रहा होगा, 60 किलोग्राम भार कितना आ गया भाई, 60 किलोग्राम भार आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होती है, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 3, सबसे पहला काम ऑर्डर में जमाना, 2 3 5 6 7 10 11 20, माध्यिका निकालनी है। सम है या विषम है ये चेक करो, n सम है या विषम है, n मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, विषम, n कैसे विषम है, मतलब बीच के दो पदों का योग का आधा माध्यिका है। अगर n सम है तो मैं कैसे लिखता हूं, n प्लस 1/2 ऐसे लिखता हूं भाई, इनके बीच के पदों का योग। और अगर यदि मेरे पास में n सम होता तब तो मेरे पास में सीधा सीधा आ जाता भाई n/2। विषम है मेरे पास, ये लो 3 इधर से छोड़े 3 इधर से छोड़े 6, बीच वाले बच गए, 6 प्लस 7 बटे 2, 13 बटे 2 6.5। माध्यिका क्या होनी चाहिए, 6.5 होनी चाहिए। माध्यिका क्या होगी, 6.5 होगी इसकी। डायरेक्टली ऑप्शन आ गया मेरे पास में। अगर n सम होता, सॉरी n सम होता तो ये n प्लस 1 या मैं बीच वाले दोनों पदों को योग करके ऐड कर दूं। अगर n मेरे पास सम होता तो ये वाली कंडीशन होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a और b दे रखे हैं, इनके स्क्वायर्स, या मैं सीधा कह दूं a प्लस ए का वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, इतना भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू पुट करो डायरेक्टली, √2 + 1 अपॉन √2 - 1 का होल ट्वाइस, स्क्वायर्स ओपन करो, एंड प्लस साइन ऑफ √2 + 1 अपॉन √2 - 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ये तो कट जाएगा तो बन आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, एंड √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इसका होल ट्वाइस। ये लो, ये तो पूरा कट गया ऊपर से नीचे और ये तो बन बचा। यहां जाओ, स्क्वायर करो, 2 + 1 3 + 3 √2, ऊपर क्या बचा 3 + 3 √2, नीचे क्या बचेगा 2 + 1 3 माइनस दोनों के मल्टीपल का डबल, दोनों मल्टीपल का डबल यानी कि 2 √2, कुछ ऐसा। चेक करो, 3 + 2 √2। सेम सिमिलर इधर की साइड मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि 3 - 2 √2 और 3 + 2 √2 क्या मिलेगा, 3 - 2 √2 और 3 + 2 √2 होल ट्वाइस, 3 + 2 √2 का होल ट्वाइस यहां मिलेगा। यहां क्या मिलेगा 3 - 2 √2 का होल ट्वाइस क्या मिलेगा 3, ये 1 बीच में है, एंड 3 - 2 √2 का होल ट्वाइस। कैलकुलेट कर लो आराम से, 3 × 9 और 3 × 9 9 दूनी 18 हो गए, इन दोनों के मल्टीपल का डबल कट जाएगा, a + b a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 18 तो ये हो गया भाई, एंड इन दोनों के मल्टीपल का डबल यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 12 और यहां पर ये बीच में कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में 18 + 8 और 8 16 यानी कि 17, और एक ये हो गया 16, ये हो गया एक ये हो गया 17, यानी कि 35। टोटल आंसर कितना आया 35 आया। इसका आंसर कितना आया भाई 35 आंसर आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन है, ये लो, ये कह रहा है कि इसका गुणनखंड, अब बताओ, अब गुणनखंड करने में क्या दिक्कत है, गुणनखंड करने में क्या है a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे गुणनखंड निकालना है आप लोगों को, कुछ ऐसा कोई फैक्टर बनाना है जो इनका गुणनखंड सेटिस्फाई कर जाए। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कीजिए, तरीका सुनो, c और a का गुणा कीजिए, तो आपने c का गुणा किया 2 √3 × 4 √3, ये स्क्वायर पे रूट नहीं है, केवल √3 है। ठीक है, गुणा किया 4 दूनी 8 और √3 × 3 3 बचा, 8 दिया 24। अब देखो 24 के मुझे फैक्टर करने हैं जिन दो संख्याओं का
अंतर या जोड़ 5 हो, किन्हीं दो संख्याओं को लेके देखो 5 आना चाहिए। बताओ क्या क्या करूं? अगर मैं 24 का 1 ले लूं तो मुझे 24 लेना पड़ेगा, ना अंतर आ रहा है ना जोड़ आ रहा है। अगर यदि मैंने 2 ले लिया तो 12 लेना पड़ेगा, 12 दूनी 24 होते हैं। अगर मैंने 3 ले लिया तो 8 या 24 होते हैं। यहां मुझे लग रहा है कि सर यहां मुझे थोड़ा 5 का नजरिया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप लोग, 4√3x² एंड प्लस 8x माइनस 3x एंड माइनस 2√3, कुछ ऐसा। अब फैक्टर हो गए। अब इसमें 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन लिया तो क्या बचा, √3x + 2। यहां क्या बचा, माइनस का क्या कॉमन लूं, √3 ले लूं तो क्या बच जाएगा, x + 2√3, कुछ ऐसा। अब चेक कर लो या किन्हीं भी दो का गुणा कर दो, ठीक है भाई। 3x + 2, 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अच्छा हाँ, √3 यहां भी आएगा ना, √3 यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। 1 और 2 क्या बचा, 4x माइनस √3 एंड √3x + 2, दो फैक्टर बन गए, ठीक है। 4x माइनस √3, 4x माइनस √3, 4x माइनस √3, 4x माइनस √3, √3x + 2, ऑप्शन नंबर बी ये हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, तब x y z का मान, मैं यहां से x निकाल लूं, x निकाल लूं, x कैसे निकालूंगा, log a उधर जाएगा, b है, मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको x को भेज दूं और दूसरी बार में मैं y को भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो x बराबर निकाल के बताओ, x a की पावर x बराबर b, तो x बराबर क्या बन गया मेरे पास, x बराबर log b टू द बेस a। y बराबर निकाल के बताओ, y बराबर log c टू द बेस b। z बराबर निकाला, z बराबर क्या निकलेगा, log c log a टू द बेस c। ये लो गुणा कर दो, x y z तीनों का गुणा किया, log ab एंड log bc एंड log ca। सर ये तो डेफिनेटली 1 होता है, तो डायरेक्टली लॉग की प्रॉपर्टी है, कहां मुझे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है, डायरेक्टली ऑप्शन आ गया अपना। ऑप्शन कौन सा होगा, 1 के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, log e0 log 0 का मान बताओ टू द बेस e पर क्या होगा। सुनना बात ध्यान से, कहां डिफाइन है, कहीं डिफाइन है नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। ये डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित, हिंदी में लिख लेना, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो ना तो मैं इसको इन्फिनिटी कह रहा हूं, ना मैं इसको 0 कह रहा हूं, ऑप्शन चेक कर लेना, अनडिफाइन कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, अनडिफाइन कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हो, ठीक है, अल्फा बीटा अगर इस समीकरण के मूल हैं तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा बीटा बराबर c/a। दो प्रॉपर्टी में जानता हूं कि मूलों का योग और मूलों का गुणा ये होता है, तब ये क्या होने वाले हैं मुझे ज्ञात करना होगा, इनको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। अभी मुझे केवल इतना पता है कि अगर किसी समीकरण के मूल मुझे दे दिए जाएं कि ये किसी समीकरण के मूल हैं, तो मैं प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करने वाला हूं, ये मेरे दिमाग में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। थोड़ा बेसिकली इन क्वेश्चंस को बेसिकली देख लेना चाहिए कभी कभार, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, पहला क्वेश्चन, सर जो भी मेरे पास x² होता है, जो भी x² होगा, कोई भी x² ही रहा, x², सर a इसके साथ में आता है, क्या आता है, a इसके साथ में आता है, लेकिन मूलों का जो योग है, मूलों का जो योग है -b/a यहां आता है, ये क्या है, मूलों का योग, x² + x + 1 बराबर, बीच में मूलों का योग आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, मूलों का योग आ रहा है। दो मूल है मेरे पास, एक है 1/α + बीटा n + 1/α n + 1/, मूलों का योग किया, ये लो मैं क्या कर रहा हूं, मूलों का योग कर रहा हूं।
इंटू एक्स प्लस अगला क्या आता है, मूलों का गुणा सर सी अपॉन ए आता है, ए बराबर 1 ले लूं, दोनों का गुणा किया तो 1 अपॉन एल्फा प्लस बीटा एंड 1 अपॉन एल्फा बीटा, गुणा कर दो। अब आराम से इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर ये मेरे पास में आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा को सॉल्व करते जाओ, अल्फा प्लस बीटा मैंने एलसीएम ले लिया, या इन दोनों को एक जगह कर लो, इन दोनों को एक जगह कर लो, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, एंड प्लस यहां पे आ जाओ 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड साथ में अल्फा बीटा, वैल्यू चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो 1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस ए अपॉन बी, माइनस का ए अपॉन बी, ओके, एंड प्लस यहाँ जाओ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर रखो माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन ए अपॉन सी, तो सी अपॉन ए ऊपर चला गया, एंड प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए ऊपर चला गया, एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए ऊपर चला गया। अब बी सी का मैं गुणा कर दूं और मैं देख लूं यहाँ पर बी सी डेफिनेटली मेरे पास में ऊपर गुणा होगा, ए से ए कट गया, बी सी एलसीएम लूंगा, बी सी से गुणा होगा तो बी सी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, पहली टर्म। यहीं से ऑप्शन चेक कर लेता हूं भाई, ऑप्शन ही अगर यदि मुझे टिक लगाना था तो मैं डायरेक्ट ही ऑप्शन बी सी लगा देता। ठीक है, बीच वाला यहाँ पे चेक कर लो, ए सी माइनस बाहर निकाल दो प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकालते प्लस हो जाएगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए वी, ये लो आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड वास्तविक तथा अलग अलग हैं तब समीकरण u बराबर दिश होगा धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं, x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, इसका होल ट्वाइज निकालो, सुनना बात ध्यान से, क्या बन रहा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z, और एक्चुअली में x और y, x पॉजिटिव है, y और z नेगेटिव है, तो मुझे x और y को पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये लो पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, x माइनस 2y माइनस 3z, इसका होल ट्वाइस चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy एंड माइनस का 6xz एंड प्लस 12yz, कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो एक बार। सर ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, केवल पॉसिबिलिटी तभी है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तभी ये वास्तविक है और अलग अलग है। खुद कह रहा है एक्स वाई जेड वास्तविक है, ठीक है, रियल पार्ट है और डिफरेंट डिफरेंट है। आप एक्स और वाई और जेड की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए, लो मैंने 1 2 3 ले ली, सपोज आप वैल्यू पुट करके देखो, 1 माइनस 2 दूनी 4 एंड माइनस 3 3 9, होल ट्वाइज निकालोगे, जब होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर है, आप एक्स और वाई जेड की वैल्यू चाहे नेगेटिव ही क्यों ना लो, तब भी मान मेरे पास कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। स्क्वायर लग रहा है ऊपर, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, इसलिए इसका मान हमेशा कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऑलवेज शून्य, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव करना भाई, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ करवाए इस क्लासेज में। किस बच्चों को, कितने बच्चों को ये वाली चीज़ समझ में आई भाई? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम लोग आराम से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लगे क्वेश्चंस एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप सभी के साथ में मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।